दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ उर्मिलेश। कि अभी सीधे एक महिला जज बनी है बॉम्बे हाई कोर्ट में और वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही हैं हाल तक। और प्रवक्ता का जो उनका कार्यभार था वो पहले उन्होंने उसको विराम दिया और शायद पार्टी से भी अपने को डिसोसिएट किया और फिर वो जज बन गई। अब भारतीय जनता पार्टी की नेता के तौर पे वो पार्टी की नीतियों को, उसके फैसलों को डिफेंड करती रही, पर्दे पर या मीडिया में या पब्लिक में, क्योंकि वो प्रवक्ता थीं। हो सकता है कि उनका बिल्कुल जो प्रोफ़ेशनल कामकाज हो बहुत अच्छा हो और बताया जाता है कि उनका परिवार वकीलों का परिवार है। उनके पिताजी भी वकील थे और एक समय बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। हालाँकि वो हार गए थे, बहुत पुरानी बात है। तो मैं उनके प्रोफेशनलिज्म पर कोई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने उनको चुना कॉलेजियम के थ्रू, क्या ये नहीं देखा गया कि कौन किस पार्टी के साथ एसोसिएटेड लंबे समय तक रहा है? अब कोई इस बात की तुलना करेगा कि आज़ादी के बिल्कुल बाद जो जुडिशरी में लोग आए थे, उसमें बहुत सारे लोग थे जिनके पॉलिटिकल एफ़िलिएशन थे। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो आज़ादी की लड़ाई के हिस्सेदार थे। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, जो आज़ादी की लड़ाई के समय अलग-अलग पॉलिटिकल स्ट्रीम्स के साथ जुड़े थे और बाद में जुडिशरी में भी आए। लेकिन उनकी तुलना आज के दौर के नेताओं के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनका जो एसोसिएशन था आज़ादी की लड़ाई में, वो पार्टी से ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल का था। तो आज उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, मैं कम से कम इसको सही नहीं मानता। तो ये जो महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जो महिला नेता रही हैं और अब जबकि वो पार्टी के साथ नहीं जुड़ी हैं कुछ समय से, तो उनके जज के रूप में बॉम्बे हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट को लेकर काफ़ी बाबेला मचा है, काफ़ी विवाद मचा है। उनका नाम है आरती साठे और आरती साठे जी, उनके प्रति निजी तौर पे मेरा सम्मान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पर जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासकर एनसीपी शरद पवार का जो कैंप है, उसके जो नेता हैं रोहित पवार, उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए हैं। तो ये आज के दौर में ये एक मैं समझता हूँ कि अजीब-सा ट्रेंड है, क्योंकि जुडिशरी के लिए आमतौर पे जो जजों के जो नैतिक मानदंड जो तय किए गए हैं, बहुत सारे डेलिब्रेशंस, सेमिनार, सिम्पोजियम वगैरह हुए होंगे और तब ये तय किए गए होंगे और उसमें थे कि वो आदमी जो जज बने वो स्वतंत्रता उसके व्यक्तित्व में हो। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट माइंड के हों। दूसरा है कि वो न्यूट्रल हों, निष्पक्ष हों। तीसरी बात है कि ईमानदारी हो और चौथी बात है कि प्रोप्राइटी औचित्यपूर्ण उनका मिजाज हो और इसके अलावा इक्वालिटी, सबको समान समझने का मिजाज हो। योग्यता तो वो तो ख़ैर होनी ही चाहिए। इसके अलावा डिलिजेंस यानी इन्वॉल्वमेंट, मेहनत, ये भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे जज के लिए। ये सारी चीज़ें गिनाई गई हैं। अब सवाल ये है कि निष्पक्षता, स्वतंत्रता, ये जो चीज़ें हैं या इक्वालिटी, सबको समान देखना, ये कैसे हो सकता है? अगर आप पॉलिटिकली कहीं एक्टिव हैं, पॉलिटिकली कभी एक्टिव रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बहुत अपवाद स्वरूप लोग होते हैं, जो अपनी पुरानी वैचारिकी को त्याग कर और पुरानी कितनी बहुत हाल की, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके और ज़रूरत पड़ने पर उसके विरुद्ध भी खड़े हो सकते हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है। तो ये एक सवाल उठ गया है और इसके साथ ही दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो राहुल गांधी की याचिका थी उनकी तरफ से और अभिषेक मनु सिंघवी जिस पर सुनवाई के लिए खड़े हुए थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, अपील कर रहे थे और उनको राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, दीपांकर दत्ता साहब की, जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब की, उसने उनको राहत दी, उनको रिलीफ दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मामला चल रहा था, उसमें उनको हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी।
लेकिन राहत देने के साथ जो-जो चीज़ें कहीं, उनको लेकर विवाद पैदा हो गया पूरे देश में। तो एक वो मामला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक नेता, महिला नेता, जो पूर्व नेता कहिए, उनको जज बनाने से एक विवाद खड़ा हो गया है। हम तो उनको पूरा सम्मान देते हैं कि वो प्रोफ़ेशनल हैं, लेकिन अब विवाद तो है कि भई आप कैसे हो सकता है कि कुछ ही दिन पहले तक जो प्रवक्ता रहा हो, उसको आप सीधे जज बना दे रहे हैं हाई कोर्ट का, तो कमाल है। तो वो एक अपनी जगह वो है और दूसरा ये है कि राहत जिस बेंच ने दी राहुल गांधी को, वो एक कंटेम्प्ट का मामला था। उसने खासकर जो जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कह दी मौखिक रूप से वर्बल दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द जजमेंट और आजकल ऐसा देखा गया है कि सुनवाई के समय जज साहब लोग फैसला तो देते ही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह देते हैं मौखिक रूप से, जो फैसले से ज़्यादा चर्चा में आ जाती हैं। इस बेंच का भी ऐसा ही कुछ मामला है कि इन्होंने जो कहा कि राहुल गांधी के इस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि एक सच्चे भारतीय को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो आप कह रहे हैं, कुछ इस अंदाज में। यानी राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, वो एक सच्चे भारतीय को नहीं ऐसी बात कहनी चाहिए। ये एक तरह से नसीहत दी जा रही है उनको। फिर राहुल गांधी को दूसरी बात जो कही गई कि आप संसद में ये सब क्यों नहीं कहते? आप सोशल मीडिया में या पब्लिक मतलब कहने का मतलब कि आप बाहर क्यों कह रहे हैं आप? संसद में आप हैं, संसद में कहिए। तो क्या अब मैं एक ही साथ कई सवालों को लूँगा और फिर मैं आपके पास इसकी एनालिसिस में आऊँगा। राहुल गांधी पर ये सवाल क्यों उठा? क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन ले ली है। ये 2020 का जो गलवान वैली का जो मामला सामने आया था अ, उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने 2022 में ये बात कही थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। अब इस ज़मीन के बारे में तो लद्दाख के लोगों ने, मीडिया में, दूसरे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स ने यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पुराने नेता रह चुके हैं, अब तो शायद नहीं है उस पार्टी में। उन्होंने बहुत सारे लोगों ने ये सब कही स्वामी जी की बात मैं कर रहा हूँ, श्रवण स्वामी की। तो बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में चर्चा की है, ज़मीन के बारे में और उसका रकबा भी ज़्यादा बता दिया है कई लोगों ने। लेकिन राहुल गांधी से नाराज़गी ज़ाहिर की जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने और सरकार की तरफ से किरण रिजिजू साहब ने अ, राहुल गांधी की बातों का खंडन किया। अब ये पूरा का पूरा मामला जो 2020 और 2022 का है, वो आज चर्चा का विषय बन गया कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, वैसा कहा। जज साहब ने अगर ये टिप्पणी ना की होती तो ये मुद्दा ही नहीं बनता, लेकिन बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया। कहा कि साहब भारत की 1 इंच की भी ज़मीन चीन ने नहीं ली है, ये रिजिजू साहब ने कहा। फिर इसके बाद तमाम नसीहतें दी जाने लगीं, निंदा अभियान चल पड़ा राहुल गांधी के खिलाफ, उनके व्यक्तित्व को काफ़ी एक तरह से उस पर हमले किए जाने लगे। तो जज साहब की ये जो टिप्पणी है, ये जो पूरा वक्तव्य है, ये मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी के राजनीतिक व्यक्तित्व और उनके राजनीतिक कद को एक तरह से उस पर बौछारें जो हो रही आई मीन पब्लिकली बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल जो आए और खासकर जो सत्ता पक्ष था जो हमला करने लगा, उसका सोर्स वही है कि जो चीज़ें सामने आई कोर्ट में और उस कोर्ट में जो टिप्पणियाँ की गई मौखिक रूप से, वो एक स्रोत बन गई, सोर्स ऑफ ऑल एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस। तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि अब मीडिया में भी चल पड़ा कि भई क्या सच्चा भारतीय कौन है? सच्चा भारतीय कौन है? और क्या एक अदालत या एक बेंच या एक जज साहब क्या वो तय कर सकते हैं या वो सर्टिफ़िकेट किसी को दे सकते हैं कि सच्चा भारतीय कौन है? अपराधी कौन है, कौन अपराधी नहीं है? किसने गलत किया है, किसने गलत नहीं किया है? ये सब तो जजमेंट जो देने वाले जज महोदय हैं, वही तय करते हैं और उनका ही ये दायित्व है, उनका ही कर्तव्य है और वही कॉम्पिटेंट हैं। उनकी कॉम्पिटेंस पर कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता है। फैसला सही है, फैसला गलत है, वो अपनी जगह है। लेकिन जो जजमेंट है, वो शिरोधार्य है। लेकिन सच्चा भारतीय, ये जो भारतीय के पहले एडजेक्टिव है, ये भी बड़ा कन्फ्यूज़िंग है। अब मैं एक फिलॉसफिकल अंदाज़ से ये बात कह रहा हूँ कि इंसान के बारे में कहा जाता है कि सच्चा इंसान या गलत इंसान, झूठा इंसान।
लेकिन भारतीय एक नेशनैलिटी है और नेशनैलिटी के बारे में सच्चा या गलत क्या हो सकता है? इट्स वेरी आई मीन डिबेटेबल पॉइंट। अगर किसी की नेशनैलिटी इंडियन है, तो उसमें सच्चा क्या है और उसमें झूठा क्या है? नेशनैलिटी है तो है। यू कैन नॉट से कि कौन सच्चा भारतीय है, कौन गलत झूठा भारतीय है। सच्चा का तो उल्टा झूठा होगा। तो सच्चा भारतीय सच्चा इंसान हो सकता है, सच्चा आदमी हो सकता है और झूठा आदमी हो सकता है, झूठा इंसान हो सकता है। लेकिन भारतीय के कॉन्टेक्स्ट में सच्चा शब्द, इस प्रयोग को कम से कम मैं समझ नहीं पाया। हो सकता है कि मेरी भाषा उतनी अच्छी ना हो। एक नागरिक के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? हम उसको में उसमें भी सच्ची और झूठी की बात नहीं करेंगे। अच्छी बात क्या है? वो है कि वो व्यक्ति भारत का जो संविधान है, उसके प्रति समर्पित हो, उसके प्रति प्रतिबद्ध हो। एक इंडियन सिटीजन से ये जो एक अपेक्षा है वो तो की जाती है और की जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि संविधान के प्रियम्बल को हमें मिडिल स्कूल से ही शुरू कर देना चाहिए बच्चों को पढ़ाना और फिर पीएचडी तक उस पर काम हो, उस पर रिसर्च हो और कई जगहों पर हुआ भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुआ होगा। लेकिन प्रियम्बल कम से कम हम पूरे संविधान को नहीं अगर समझा सकते आम नागरिक को, तो प्रियम्बल जो है उसे तो पूरे भारत के आम नागरिक को समझाया जाना चाहिए और हर नागरिक की उसके प्रति प्रतिबद्धता, समर्पण तभी बढ़ेगा जब उसको वाकई समझाया जाए ठीक से। क्योंकि प्रियम्बल हमारे जो संविधान का है वह यूनिक है। दुनिया के तमाम महानतम जो संविधान हैं, उनमें हमारा प्रियम्बल हमारे संविधान का वो महानतम है और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। दोस्तों, हमारे संविधान का प्रियम्बल कहता क्या है? हमारे संविधान का प्रियम्बल कहता है, मैं आपको संक्षेप में वो ज़रूर कुछ अंश सुनाना चाहता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुवाद थोड़ा कठिन है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये संविधान में जो बातें कही गई हैं, इनको बेहतर ढंग से समझना और इसके प्रति संकल्प के साथ प्रतिबद्धता, वही एक शानदार, एक सच्चे भारतीय की सबसे बड़ी निशानी हो सकती है। अब उसमें जो हमारे जज साहब ने कहा है कि एक सच्चे भारतीय को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए और वो उन्होंने जो आलोचना के तौर पे जो श्रीमान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था सरकार की आलोचना करते हुए, उससे परहेज रखने की बात जज साहब एक तरह से कह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये कोई मुद्दा है किसी सच्चे या अच्छे भारतीय होने के लिए। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि इंसान सच्चा हो सकता है या अच्छा हो सकता है। भारतीय तो भारतीय है, वो हमेशा एक नागरिक है। लेकिन एक नागरिक के तौर पे उसकी जो पहली उसके नागरिकता की जो पहली पहचान है कि वो अपने प्रियम्बल के प्रति कमिटेड हो, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको नागरिक बनाया है। क्योंकि पहले तो वो प्रजा था। हमारे मुल्क में आज़ादी से पहले, खासकर गणराज्य बनने से पहले, गणतंत्र बनने से पहले हम लोग प्रजा थे। हमारे मुल्क के लोग जो है ब्रिटिश हुकूमत झेला उन्होंने, इसके पहले मुगलों का दरबार झेला,
इसके पहले छोटे-मझोले राजाओं का राज झेला। तो ये आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य जो हमें मिला आज़ादी के बाद, वह तो इस संविधान ने दिया और प्रजा से यानी सब्जेक्ट से हम सिटीज़न बने, हम नागरिक बने। तो इस नागरिकता की आधार भूमि क्या है? वो किसी सरकार के समर्थन में नहीं है और न किसी सरकार के विरोध में है, बल्कि वो कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में भी खास तौर पे प्रिएम्बल, अगर हम उसको एक तरह से कहें कि हमारा मुखड़ा है संविधान का, वो है, बड़ी बात होगी। अब जैसे हाल के दिनों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द क्यों आया? ये तो गलत है। जुडिशरी को इस पर भी बोलना चाहिए। तो इतने बड़े प्रश्नों पर जुडिशरी मौन है। हालाँकि इसके पर ऑर्डर आ चुका है पहले, लेकिन आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ, जब इन चीज़ों पर बहस होती है तो आम तौर पे कम आवाज़ें आ रही हैं। इस पर चर्चा क्यों ना हो, बड़े पैमाने पर हो। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी में संविधान में जोड़ा गया। ये तो अलहदा है हमारे संविधान से। हमारे संविधान में सेकुलर कांसेप्ट नहीं है। दोस्तों, ये सरासर गलत है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्वयं ही इस बारे में साफ तौर पे लिखा है और बोला है। हमारा पूरा संविधान ही सेकुलर है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बहस चल रही थी केटी शाह के प्रस्ताव पर, उस वक्त अनेक लोगों ने बोला, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी स्वयं बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेकुलर है, इसको अलग से लिखने की क्या जरूरत है। इसीलिए उस समय प्रियम्बल में नहीं लिया गया, लेकिन बाद में महसूस किया गया जब लोगों को लगा कि बहुत सारे कम्युनल इशू उठाए जा रहे हैं, तो लोगों ने इसको जोड़ जोड़ दिया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं सेकुलर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। यह भी गलत है। हमारे मूल संविधान में संशोधन के बगैर आर्टिकल 25 में है, सेकुलर शब्द आया है उसके किसी एक पैरे में, वहां सेकुलर शब्द विद्यमान है, मौजूद है। लेकिन एक हिस्सा हमारे समाज का, खासकर राजनीतिक जो धाराएं हैं, उसमें एक हिस्सा ऐसा है जो सेकुलर शब्द से चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है भाई? समाजवादी शब्द से चिढ़ता है। समाजवादी, मैं मानता हूं कि आज भारतीय समाज समाजवादी बिल्कुल नहीं है, बल्कि उल्टी दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर संविधान में समाजवादी शब्द जुड़ा और वो हमारा अभिष्ट हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है, तो उसके रहने पर किसी को एतराज क्या है? क्या एतराज है? तो ये जो प्रश्न है, मैं समझता हूं बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। न कि ये कि जुडिशरी की तरफ से किसी बड़ी शख्सियत के बारे में ये कहा जाए कि आप सच्चे भारतीय तभी होंगे जब आप ये नहीं कहेंगे, आप ऐसे सोचेंगे, ऐसे नहीं सोचेंगे। जुडिशरी का ये कर्तव्य नहीं है, ये काम नहीं है कि किसी प्रतिपक्ष नेता को, लीडर ऑफ अपोजिशन, वह संविधान के हिसाब से प्रतिपक्षी नेता बने हैं और उनके बारे में ये कहा जाए कि आपको ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये वास्तविक है। अब जैसे ये कहा जाए कि आपके पास कहां से प्रमाण आया, आप क्या वहां गए थे, ये सारी दरियाफ्त करने का कोई वजह नहीं है। अगर नेता प्रतिपक्ष कोई बात कह रहे हैं, तो ये तो सदन नेता या सरकार की तरफ से कोई कॉन्ट्रडिक्ट करता तो बात समझ में आती है, सदन के अंदर या सदन के बाहर। लेकिन सदन के बाहर तो न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन चैनलों में भी चला, सोशल मीडिया में भी चला, मैगजीन्स में भी चला, बहुत सारी कहानियां आई, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, भरी पड़ी हैं मीडिया में। तो न्यायालय ने उस समय कुछ नहीं कहा कि भाई ये क्यों आ रहा है, ये सच्चे भारतीय होने की निशानी नहीं है कि मीडिया ये लिख रहा है कि इतनी जमीन चली गई, अमुक कंट्री ने ले ली। अगर ये लगता है, अभी भी मैं कहता हूं कि हमारे देश के किसी भी संवैधानिक घटक को ये लगता है कि ये जांच का विषय है, तो जांच का आदेश दिया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं सोचा गया, तो फिर किसी व्यक्ति को, जिसको
लाखों लोगों ने चुना हो और जिसको करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त हो, करोड़ों लोगों का, अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, तो प्रतिपक्ष के नेता को जितने दल उनके साथ हैं, सबके वोटों को अगर जोड़कर देखा जाए, तो बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है उनको। तो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठा रहे हैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी जो संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसी पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर हमारी जुडिशरी की तरफ से कोई क्रिटिकल आवाज़ें नहीं अगर आती हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन पर आती हैं केवल, किसी खास पहलू पर केवल कमेंट किया जाता है और उसको सच्चे भारतीय होने के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि एक सच्चे भारतीय को ये बात नहीं कहनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहस का विषय बनना चाहिए और बहस का विषय बन गया है। तो दोस्तों, जो आज चर्चा का विषय है अपने समाज में, तो जुडिशरी बनाम विधायिका नहीं होना चाहिए, जुडिशरी बनाम पॉलिटिशियंस नहीं होना चाहिए, बल्कि इन तरह-तरह के मसलों को एक ऑब्जेक्टिव नज़रिए से, एक संजीदा नज़रिए से देखा जाना चाहिए और सबको अपनी सीमा और अपनी सरहद तय करनी चाहिए, जिससे कि माहौल कटुता भरा न हो, अनावश्यक विवाद न पैदा हो। लेकिन आखिर में ज़रूर मैं कहूँगा कि सच्चा भारतीय कौन है, कौन नहीं है, इसको कोई एक व्यक्ति नहीं तय कर सकता, चाहे वो जिस पद पर भी बैठा हो। कैसे तय कर सकता है? क्योंकि एक सच्चे भारतीय, सच्चा इंसान की बात समझी जा सकती है, सच्चे आदमी की बात समझी जा सकती है, लेकिन सच्चे भारतीय की तो मुझे एक ही परिभाषा लगती है कि वो भारत के संविधान के प्रति कमिटेड हो। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े-बड़े पदों पर हैं, लेकिन भारतीय संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बहुत कमज़ोर दिखती है। फिर आप कैसे कहेंगे कि वो सच्चे भारतीय हैं या नहीं हैं? तो किसी के बारे में भी ये एडजेक्टिव जब यूज़ किया जाता है किसी भी शब्द के पहले, तो उस पर ज़रूर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ये सिर्फ़ भाषा का प्रश्न नहीं है, ये दरअसल धारणा का प्रश्न भी है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।